कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF किस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करने के लिए आप इसमें नियम भी लिख सकते हैं, लेकिन नोट्स आपका ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, यानी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम एग्जाम्पल से ही इसको बेहतर रूप से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम्पल में कि 25 और 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करें। HCF विधि से क्या ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। ठीक है, HCF ज्ञात करें। अब देखिए हमने क्या लिया है क्वेश्चन कि 25 और 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालें, HCF निकालें या ज्ञात करें। तो अब देखिए, अब HCF निकालने से पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम एक एक करके दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड का अर्थ क्या है। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ क्या है कि जो संख्या दिया गया है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें गुणा के रूप में। ठीक है, तो गुणा के रूप में हम बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी 25 का अभाज्य गुणनखंड में 2 से तो कटेगा नहीं, यानी 5 से कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, ये क्या होगा 5 गुने 5। तो अब हम यहाँ लिखेंगे जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। जो क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना कितना, इसको अलग कर लीजिए, कितना कितना दिया गया है। तो दिया गया है 25 और कितना, एग्जाम्पल में क्या है, क्वेश्चन लिए हमने, उसमें है 25 और 40 है, 25 और 40 है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 25 का अभाज्य। देखिए मैथ में शॉर्टकट चलता है, यानी हम यहाँ और लिखे हैं, इसका मतलब समझेंगे क्या, अभाज्य, और ये क्या है, इसको समझेंगे गुणनखंड। ठीक है, यानी 25 का अभाज्य गुणनखंड, क्या पढ़ेंगे इसको, 25 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ क्या आया 5 गुने 5, क्या आया 5 गुने 5। इसके बाद हम तथा क्या लिखेंगे, तथा और कौन संख्या है, 40 है, तो 40 का अभाज्य गुणनखंड, 40 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अब देखिए 40 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो यानी 40 को क्या करेंगे, पहले 2 से भाग लगाइए, तो कई बार में 20 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 10 बार में भाग लगेगा, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से कितना बार में, 1 बार में। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम कितना, सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, यानी 2 कई बार है, 2 3 बार गुना में है, 2 क्या है 3 बार गुना में है, और यहाँ क्या है फिर 5 है। गुना करने के बाद, मतलब ये गुना के रूप में लिखने के बाद सबको गुना करने पर जितना संख्या दिया गया है उतना आ जाना चाहिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पचे 40। ठीक है, यानी हम जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं वो पूर्ण रूप से क्या है, सही है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में करना क्या है कि अब दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किया है, यानी निकाले हैं, उसमें देखना है दोनों में, इसमें दोनों के अभाज्य गुणनखंड में ध्यान देना है कि वे कौन सी संख्या हैं, वह कौन सी संख्या है जो दोनों में शामिल है, यानी दोनों में क्या है, कॉमन है। जैसे मान लीजिए इसमें भी क्या है 5 है, 2 बार 5 है गुना में, और इसमें क्या है, इसमें भी 5 है लेकिन इसमें एक ही 5 है। ठीक है, और इसमें 3 बार क्या है, 2 है गुना में। तो इसमें क्या करना है कि आपको सिंपल भाषा में कहा जाए तो आपको जोड़ा लगा लेना है। किसमें, इसमें से इसमें जोड़ा लगाना है, एक ही में जोड़ा नहीं लगाना है तो गलती हो जाएगा।
यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी एक 5 का जोड़ा लगा। अगर इसमें भी एक और 5 होता तो इसका भी जोड़ा लग जाता। इसमें 3 दो क्या है, गुना में है, लेकिन इसमें एक भी 2 नहीं है, तो केवल एक ही 5 का क्या हुआ, जोड़ा लगा। यानी ये 5 क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, जिसको हम कॉमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन भी बोलते हैं। तो अब देखिए, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जब एक ही संख्या क्या हो, उभयनिष्ठ हो, अगर इसके साथ साथ और कोई संख्या होती तो उसको भी हम लिखते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे कि 2 संख्याओं में जो उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है, उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, और वहीं हमारा क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए किसका, तो 25 और किसका, 40 का HCF बराबर कितना आया, HCF कितना आया, तो यहाँ पे क्या आया है, 5 दोनों में शामिल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, 5 हो गया। तो सिंपल आपको अभाज्य गुणनखंड दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है और जोड़ा लगा लेना है, देख लेना है कि कौन कौन सी संख्या दोनों में शामिल है। अगर एक से अधिक होगा तो उसको हम गुना करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेंगे तो समझिए आप लोगों को मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF बिल्कुल निकालने आ जाएगा, किसी प्रकार से डाउट नहीं रहेगा। तो एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर कितना, 2। अब ले रहे हैं कितना, जैसे मान लीजिए ले रहे हैं 90 तथा 75 का HCF, क्वेश्चन बना ले रहे हैं HCF कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए ये बिल्कुल इंट्रो क्लास है, अभी हमने किताब से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है। समझिए कि आपका बेसिक चीज चल रहा है। अगर आप 5वीं 6ठी क्लास में या किसी भी क्लास में HCF LCM से परिचित नहीं है परिचित आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास के माध्यम से समझिए कि आप 10वीं क्लास का नहीं बल्कि 10वीं से नीचे जितनी बार आपको HCF पढ़ना हो, नहीं वो समझिए एक तरह से पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप यहाँ सीख रहे हैं और रट नहीं रहे हैं। ठीक है, आप HCF हमेशा के लिए अच्छी तरह से बनाने सीख लीजिएगा कि HCF कैसे ज्ञात किया जाता है और वास्तव में HCF है क्या। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या लिया कि 90 तथा 75 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करें, ज्ञात करें। क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, आशा है कि आशा नहीं कि हम यहाँ पूर्ण रूप से बोल सकते हैं कि आपको समझिए कि दूसरा ये एग्जाम्पल ले रहे हैं उससे क्लियर ही हो जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। क्या है, तो दिया गया है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से आ रहा है तो सेम आप ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, उसमें विधि की भूमिका अधिक होती है, यानी एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें विधि जानना जरूरी होता है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी जो भी इसमें समझिए कि उसमें संक्षेप नहीं किया जाता है, ज़्यादातर जो भी मतलब चीज़ें रहता है सबको दर्शाना पड़ता है, क्योंकि क्या है सब्जेक्टिव है, इसमें आप नियम सीखते हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि आप कैसे भी आंसर लाएं और टिक लगा दिए, गोला भर दिए। इसमें सब्जेक्टिव में आपको दर्शाना पड़ेगा। जिसमें मैंने इसमें क्या दिया है 90 और क्या है, और क्या है, 75 है। अब हम क्या करेंगे, 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या लिख लेंगे, 90 का अभाज्य गुणनखंड, 90 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो देखिए क्या है, इकाई अंक 0 है तो 2 से भाग लगेगा, कितना बार में, 45 बार में कटेगा। फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से, कितना, 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 1 के साथ रखेंगे 5 तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर कितना से, 3 से, कितना बार में, 3 पचे 15। ठीक है, यानी क्या आया, यहाँ पे क्या आया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यानी हम लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, आप इसे घात के भी रूप में लिख सकते हैं, घात के भी रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ उतना जरूरी नहीं है। अब गुना करके मिला लीजिए कि इसके बराबर है कि नहीं। 2 तिहाई 6 और 6 का 18 और 18 पचे कितना, 90। ठीक है, 18 पचे कितना, 90। अब क्या करेंगे, अब तथा करके किसका, 75 का अभाज्य गुणनखंड, 75 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये क्या हो जाएगा
चलिए 75 में भाग देते हैं किससे पहले, 2 से। तो 2 से तो भाग लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ इकाइयाँ क्या है, विषम है। तो यहाँ पे कितना से आप 3 से भाग लगा के देखिए, 3 दूना 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, और उस 1 को 5 के साथ रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 15। और 15 में 3 से जब भाग देंगे तो 3 बचे 15, यानी 25 बार में कटेगा 75। फिर 5 से भाग लगाइए, 5 या 25, फिर 5 से भाग लगाइए 1 बार में, यानी क्या आया, 3 गुने क्या आया, 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अभी हम क्या किए, अभी 90 और इसका 90 और 75 का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दोनों में कौन सी संख्या है जो दोनों में शामिल है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, यानी सिंपल कहे, सिंपल भाषा में, तो अब हम जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। चलिए जोड़ा लगाइए, किसका जोड़ा लग रहा है, किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। इसमें 2 है, इसमें 2 कहीं है, नहीं है, इसका जोड़ा नहीं लगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 2 को 3 है, इसमें क्या, 1 है। तो 1 3 का जोड़ा तो लगा। ठीक है, यहाँ पे 2 को 5 है, यानी 5 गुने 5 है, यहाँ पे 1 ही 5 है, तो यहाँ पे 1 5 का जोड़ा लगा। ठीक है, अब देखिए आप इसी में जोड़ा मत लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि जोड़ा लगाने के बाद क्या क्या, किसका किसका जोड़ा लगा, तो 3 का और 1 5 का। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 90, इसलिए क्या लिखेंगे, 90,75 का HCF या मसो लिखिए। ठीक है, HCF क्या आया, तो 1 3 का जोड़ा लगा है। ठीक है, और फिर इसको हम क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे, जोड़ घटा में मत लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 3 गुने कितना, 5। ठीक है, अब कहिएगा कि यहाँ 2 को 3 है, यहाँ 2 को 5 है, जोड़ा कितनी संख्याओं का लगा है, 2 ही संख्या, किसका, 3 का और 5 का। तो 3 गुने कितना, 5, गुना करेंगे क्या आएगा, 15। ये 15 क्या हुआ, 90 और 75 का क्या हुआ, HCF हुआ। क्या हुआ, HCF हुआ, किसका, 90 और 75 का HCF कितना, 15, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल और लेंगे तो समझिए अभाज्य संख्या से जो क्या है, अभाज्य संख्या से मतलब जो कंसेप्ट होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल और, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस मतलब जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उसको नोट्स में जरूर डालिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल में अब यहाँ क्या लेंगे, हम अभाज्य संख्या लेंगे। ठीक है, ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्या लेंगे ताकि उससे भी जो आपका कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं 23 और यहाँ पे कर दे रहे हैं कितना, यहाँ पे कर दे रहे हैं आपको कितना, 31 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 23 और 31 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए तो मुख्य रूप से अभाज्य गुणनखंड हम दिए गए संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद HCF ज्ञात करेंगे। इतना से निश्चित है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको किसी प्रकार से HCF से, यानी HCF जो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात होता है, उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा 23, क्या लिखाएगा 23, यहाँ पे क्या रहेगा 23 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 31 रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 23 और 31 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे किसका, 23 और 31 का। तो 23 में भाग लगाइए, किससे भाग लग रहा है, ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का अर्थ ही होता है कि वह संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। ठीक है, भाग नहीं लगे, यानी ये क्या है, वैसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। किसको, एक और स्वयं को छोड़कर। स्वयं का मतलब क्या है कि जो संख्या दिया गया है, यानी 23 में 2 ही संख्या से भाग लगेगा, 1 से और स्वयं यानी 23 से, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, 23 में 1 से भाग देंगे तो कितना बार में, 23 बार में कटेगा, और 31 में क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे तो 31 बार में कटेगा। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 23 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 23। ठीक है, तथा इसके साथ किसका, 31 का क्या, तो अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा
1 गुने 31, 1 गुने 31। अब कहिएगा कि आप इसमें 1 लिख रहे हैं, पहले वाले में नहीं लिख रहे थे, तो 1 आप लिखिए या न लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम 1 से किसी संख्या में गुना करेंगे, चाहे 50 बार क्यों न गुना करें, जितना है उतना ही आएगा, जितना है उतना ही आएगा। इसलिए 1 लिखिए या न लिखिए, लेकिन यहाँ लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, तो यहाँ क्या आएगा? कॉमन, यानी जो दोनों में संख्या जो उभयनिष्ठ है, क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए किसका? 23 का और किसका? 31 का, 23 और 31 का, 23 और 31 का HCF कितना आया? 1 आया। क्या आया? 1 आया। अब इसे एक और नया चीज़ मिला, इसमें इंटरेस्टिंग एक बात और आया कि देखिए यहाँ क्या लिए हैं हम? 2 अभाज्य संख्या लिए हैं। क्या लिए हैं? 2 अभाज्य संख्या। आप कितना हो छोटा लें या कितना हो बड़ा लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है कि हम क्या लिए हैं? 2 अभाज्य संख्या लिए हैं। तो जब 2 अभाज्य संख्या दिया गया हो, आप इसमें नोट कर सकते हैं, आप नोट में लिख लीजिएगा कि 2 अभाज्य संख्याओं का 2 अभाज्य संख्याओं का 2 अभाज्य 2 या 2 से अधिक भी हो तो तभी होगा, यानी हम लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, यहाँ क्या देखिए? 1 होता है। यानी अब हमें हमेशा के लिए याद रखना है कि जब हम 2 अभाज्य संख्या दे दें या उससे अधिक दे दें, या वो क्रमिक हो, जैसे लगातार भी हो या नहीं भी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 2 अभाज्य संख्या है तो उसका निश्चित है कि HCF हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिल सकता है।